आप म्यूट है ललिता जी, म्यूट है आप। प्रणाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान उमराव भाभी, नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन है सबके सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर जो उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखित है, उस पर परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग तीसरे अध्याय में आ गए हैं और तीसरे अध्याय में हम लोग का 20वां सूत्र होगा। एक तो इसमें जो उस दिन हम लोगों को शंका हो रही थी कि क्रोश है या कोश है, क्या होगा, तो संस्कृत में भी क्रोश नहीं है, कोश है। यहाँ जो प्रिंटिंग है उसमें क्या कटा हुआ है, अब प्रिंटिंग खराब है कि क्या है सो तो मुझे नहीं पता। तो संस्कृत में भी कोश है। और बाबूजी आ गए हो तो बाबूजी आपका उस दिन प्रश्न था प्रकलिप्ति प्रकलिप्यति का अर्थ क्या होगा आपने पूछा था। तो तो बाबूजी यहाँ पर उपसर्ग है, हम लोग को सबको पता ही है पहले लगता है तो, और वो संज्ञा है, उसका मतलब दिया है तरकीब से किसी चीज को उत्कृष्ट तरकीब लगाना, उत्कृष्ट युक्ति से बताना। मुझे लगता है यहाँ पर जो अवगाहन शब्द आया है तस्य अवगाह, तो उसके लिए मतलब क्यों दिया है ऐसा मुझे नहीं पता, और इसका कुछ भी अर्थ नहीं मिला। युक्ति अथवा तरकीब ऐसे इसका शब्द बाबू जी। हाँ बोलो, हाँ बोलो, समझ सुन रहे। हाँ हाँ, तो वही इसका आपने अर्थ पूछा था। तो तो इसमें उपसर्ग है बाबूजी, और क्रलिप्ति का अर्थ युक्ति तरकीब से बताना, युक्ति से बताना, ऐसा उसमें दिया हुआ है। युक्ति लगाना, इस तरह का शब्दार्थ मिला है। ठीक है, ठीक है। हम लोग का 20वां सूत्र चलेगा। गंगा सिंधु रोहित, ध्यान दीजिएगा उच्चारण पर। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहित है ना, द बोलना है इधर। रोहित इसमें र पूरा है, द व्यंजन वर्ण है। तो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद धरी कांता, हरि कांता नहीं बोलेंगे, धरी कांता बोलेंगे। जब उसका संधि विच्छेद किया जाता है तब वो हरि कांता होगा। ह का यहाँ पर ध बन गया है। तो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद धरित कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोधा सरितस तन्य सरितस तन मध्यगः, सरितस तन मध्यगा, सरितस तन मध्यगः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस तन मध्यगः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा रक्तोदा रक्तोदः सरितस्तन मध्यगः। इसमें संस्कृत बहुत थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं। सरितो न वाप्यः ताः की मंत्र। एक प्रश्न था कि जो आपने उच्चारण किया गंगा सिंधु रोहित,
रोहित के तो र लगा हुआ, फिर उसका उच्चारण कैसे करेंगे? गंगा सिंधु रोहित। रोहितास्या। नहीं, रोहित के नीचे देखिए र है ना, आधा आधा। उसको रो बोल रहे हैं ना भाभी, उसके बाद गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, वो पूरा र है, रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या। रोहितास्या, अच्छा। हाँ लोग तो कभी ध्यान ही नहीं दिए, एक साथ ही पढ़े। हाँ, तो चूंकि ग्रामर नहीं पता है ना, इसलिए नहीं ध्यान गया। बाकी वैसे तो आप लोग कुछ ग्रामर नहीं पता रहने से उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं है उसके लिए। तो फिर से हम इसका एक बार उच्चारण करते हैं। गंगा सिंधु, तोड़ के हम पढ़ रहे हैं, तोड़ के पढ़ना नहीं है। आप लोग को पकड़ में आए कि किस अक्षर का उच्चारण किधर हो रहा है, इसके लिए हम एक एक तोड़ के पढ़ रहे हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या। हरिद, हरिद द बोलना है, हरिद उसमें ध है, धरी कांता, हरि कांता नहीं बोलना है। हमको लगता है 100 में 101 आदमी हरि हरि कांता बोलते हैं, ऐसा मैंने जितने को भी देखा, हरि हरि कांता। हरि कांता यहाँ नहीं है, यहाँ हरिद धरी कांता है। संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो वो हरित, वहां त का द हो जाएगा, ध का ह हो जाएगा। अगर हम क्यों, आप पूछ सकते हैं कि हम अगर ह बोल रहे हैं तो क्या गलत है? इसलिए गलत है कि फिर आप एक तरफ तो हरिद बोल रहे हैं, एक तरफ आप हरि कांता बोल रहे हैं। एक का तो आप बदलाव का उच्चारण ले रहे हैं, हरित का हरिद बोल रहे हैं, और एक आप जो ध लिखा हुआ है उसको आप ह बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो समासिक पद होते हैं, संधि के द्वारा जो जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें संधि से कुछ विकल्प उत्पन्न होता है, कुछ बदलाव उत्पन्न होता है, उस पद को पढ़ते हुए हमें उसी अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। संधि विच्छेद करके हमको जान लेना चाहिए। गंगा सिंधु, मैं तो ग्रामर से जो पढ़ी हूँ बता रही हूँ। आप लोग कहेंगे वो मुनि महाराज ऐसे पढ़ाते हैं, वो पंडित जी ऐसे पढ़ाते हैं, इस बात का मेरे पास प्लीज उत्तर नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आए मेरा उच्चारण सीखिएगा, न समझ में आए मेरी सबसे प्रार्थना है, मेरा किसी से भी कोई दुराग्रह नहीं है। आप लोग उच्चारण सुनाएंगे, उसमें आप नहीं मेरे जैसे सुनाना चाहेंगे तो भी मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। मैं तो जो सही है वही सिखाऊंगी, आपको जैसे सीखना हो आप लोग की मर्जी है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरिद धरी कांता, सीता सीतोदा, नारी नर कांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदः, सरितस तन्मध्यगः। संस्कृत इसकी छोटी सी है, पढ़ लेती हूँ। ललिता दीदी एक मिनट, ललिता दीदी अभी तो आपने ये अलग अलग करके बताया, लेकिन एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे, वो भी पढ़ के बता दीजिए। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरिद धरी कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूपकुला, रक्ता रक्तोदा, सरितस तन्मध्यगः। ठीक है ठीक है। सरितो न वाप्य दीदी दीदी इसको ना हम लोग ऐसे पढ़ते थे, रोही द्रोही पढ़ते थे, द्रो 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 गलत हो जाएगा क्या? द्रो द्रोही, रोही द्रोही मंजू को कोई मंजू पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा क्या? है? सही रहेगा क्या? मंजू नाम को कोई रंजू करके बोले, आपको लगेगा सही सुनने में? वो चीज यहाँ है ही नहीं, हम गलत हाँ। पढ़ते हैं, इसका मतलब वो पद सही थोड़ी हो गया है ना। नहीं नहीं, मतलब द्र है ना, द में र लगा है ना, तो द्रो बोलते थे, वो गलत है ना। हाँ, तो द्रो नाम की कोई नदी थोड़ी है ना? द्रो नाम की कोई, अगर द्रो नाम की नदी रहती तो वो सही हो जाता, फिर कोई बात नहीं थी, पर द्रो नाम की तो कोई नदी नहीं है। मतलब द इधर बोलना है और र इधर बोलना है। हाँ, द इधर बोलेंगे। बढ़ाया गया। दो बाबूजी क्या बोल रहे हैं? एक एक आदमी, बाबूजी क्या बोल रहे हैं पहले आप बोलिए। रोहित में तय पूरा है, तब रोहित द का बनाया गया ऐसा। नहीं 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 बाबूजी, नहीं बाबूजी, ये हम लोग की बहुत बड़ी भूल है। द आधा है, र पूरा है। नहीं नहीं, नाम तो रोहित है ना रोहित है। रोहित है नाम, रोहित नाम है, लेकिन द इसमें आधा है, र पूरा है। जब भी संजू तय का द क्यों बना, ये बोल रहे हैं मैं, जब तय पूरा है। हाँ बाबूजी, तक नहीं नहीं, त पूरा, त यहाँ पूरा नहीं है रोहित में। आपको
रोहित यहाँ त शब्द व्यंजन वर्ण है, और पूरा भी रहता है तो भी बदलाव होता है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं रहता तो बदलाव नहीं होता। यहाँ पूरा भी अगर होगा रोहित शब्द, एक मिनट, रोहित शब्द पूरा है, पूरा भी रहने से बदलाव होगा जी, उसमें बदलाव होगा, ये कोई बात नहीं है। लेकिन रस र इसमें पूरा है, र अगर पूरा नहीं रहेगा तो आगे रोहितास्या कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं ना। हाँ। दीदी आप आप पहला शब्द रोहित बोल रहे हैं कि रोहित तय बोल रहे हैं? द इसमें द लिखा हुआ है ना, रोहित और इसमें रोहितास्या। इसमें जो लिखा हुआ है हमें उच्चारण करते समय वही बोलना चाहिए। फिर हम हाँ, कैसे वही समझे, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब हम उस चीज को समझते हैं, है ना। हाँ। या उसका जब हिंदी करेंगे तो हिंदी करेंगे तब उसको रोहित को रोहित कर देंगे, क्योंकि ये तो संस्कृत में संधि होने से त का द बना है। अब हम उसकी हिंदी जब करेंगे तो क्या करेंगे, गंगा सिंधु रोहित त करेंगे, रोहित रोहितास्या, हरित 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 हरि कांता। जब हम नीचे में तो रोहित ही है, हाँ नीचे ठीक। में तो रोहित ही है। संधि विच्छेद में रोहित है, संधि विच्छेद में रोहित लिखा हुआ है, रोहित तो संधि रोहितास्या। विच्छेद समझ क्यों, ये वही तो कह रहे हैं ना कि जब उसकी हिंदी करेंगे तो रोहित हो जाएगा। जब हम उसका, चूंकि वो संस्कृत में उसका त का द बन गया है, जब हम उसकी हिंदी करेंगे तो त बन जाएगा। आगे भी जैसे हरि धरी कांता, द में हलंत है, हरित बन जाएगा, आगे हरि कांता, ध का ह बन जाएगा, हरि कांता। कब बन जाएगा, जब हम उसकी या तो संधि विच्छेद करके सिखाएंगे कि ये पद कैसे बना है, संधि विच्छेद सिखाएंगे तब, अथवा हम उसको हिंदी उसकी जब लिखेंगे तब। हाँ ठीक है, समझ में आ गया दीदी। क्या अच्छा ललिता, ललिता भाभी एक मिनट, गलत ही पढ़ते थे। सुवर्ण रूप्य कुला जो लिखा है, तो सुवर्ण कुला रूप्य कुला नाम है ना, तो इसमें वो दोनों में एक साथ आ गया क्या कुला? हाँ, अच्छा ठीक है, दोनों का एक साथ आ गया। ठीक। उतना सूत्र को बढ़ाते नहीं है ना, दोनों का एक साथ लिख दिए। हाँ ठीक है, ठीक। आंटी हाँ, प्रणाम बोलो। आंटी, एक बार उच्चारण करके मैं बताऊं सही है कि नहीं, एक बार आंटी। गंगा सिंधु रोहित रोहित रोहितास्या, हरित धरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूपकुला, रक्ता रक्तोदः, सरितस्तन्मध्यगः। हाँ, तन्मध्य का बिल्कुल सही है। चले आगे चले, और किसी को क्वेश्चन का? सरितो नवाप्य है। और ललिता जी से नहीं लगता है कि बहुत तोड़ तोड़ करके बोला जा रहा है, साथ में नहीं बोला जा रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है? गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, ऐसे एक साथ नहीं, कनेक्शन नहीं आ रहा है ऐसे ना। कनेक्शन तो है भाभी, लेकिन हमको जब पूरी तरह से आप बोलिए एक बार, हाँ, मैंने आप बताया वापस ना। एक बार बोलिए, आप बहुत बार बोल दिए, पर एक बार बोल दीजिए वापस। हाँ, बोल रही हूँ। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या धरित गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरिद धरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूप्यकुला, रक्ता रक्तोदा, सरितस्तन्न मध्यगः। एक साथ ही बोलना है तो पूरा तो हाँ समझ में आ गया, वो थोड़ा जल्दी बोलने से साथ में आ जाता है। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे, मान लीजिए हम अभी सीख रहे हैं तो हम तो धीरे धीरे बोलेंगे ना। अगर कोई सीख रहा है तो शुरू में धीरे धीरे बोलेगा, फिर मुंह पे पढ़, कोई भी नया चीज पढ़ते हैं तो एक बार धीरे पढ़ते हैं, याद हो जाता है, मुंह पर पड़ जाता है तो फटफट मुंह में पड़ जाता। ठीक। हाँ चलिए, इतने दिन हो गए गलत ही बोलते थे ललिता जी, ये सूत्र तो एकदम ही गलत बोलते थे। आप बोल के सुनाइए, आप कैसे बोलते थे? मैंने बताया जैसे ही आप बोलते थे, क्या बताइए? हाँ। गंगा, अभी पहले राइट बोल दूं, गंगा नहीं, रॉन्ग बताइए, रॉन्ग वाला बताइए कैसे बोलते थे। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरि हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूप्य कुला, रक्ता रक्तोदा। वो विसर्ग भी नहीं बोलते थे, रक्ता रक्तोदा, सरिता स्तन्मध्यगः। विसर्ग तो आप लोग बहुत मुश्किल से बोलना शुरू किए हैं, बाप रे बाप। लेकिन अब एकदम सही हो गया ललिता जी। अब तो खैर आप लोग सबको विसर्ग बहुत अच्छा बोलने लगे, सभी बोलने लगे अच्छा, बहुत अच्छा बोलते विसर्ग आप लोग। आप लोग को खुद को ही विसर्ग बोल के बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
अब उच्चारण करते समय आप लोग जब विसर्ग बोलते हो तो आपको खुद को बहुत आनंद ये आता है। पाठ में करते हैं ना तो बहुत आनंद आता है, एकदम बहुत कम गलतियां होने लग गई मतलब विसर्ग की। तो चलिए आगे चल रहे हैं। सरितो न वाप्यः ता किमंतर उत्समीपाइति आह तन्मध्यगा तेषां क्षेत्राणां मध्यम तन्मध्येन वा गच्छन्ति इति तन्मध्यगः एकत्र सर्वासां प्रसंग निवृत्त्यर्थम दिग विशेष प्रतिपत्त्यर्थम अर्थम है क्या चाह। क्या कह रहे हैं? इन भरत आदि क्षेत्रों में गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरिद, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूपकुला, एक रक्ता, रक्तोदा नदियां बहती हैं। अब यहाँ पर हम संधि विच्छेद आप लोग को नहीं बताए थे, अभी बता देते हैं। रोहित रोहित तकार वर्ग का पहला अक्षर रोहित प्लस रोहितास्या, काम खत्म। उसके बाद फिर हमको प्लस नहीं बोलना, जोड़ की चिन्ह नहीं बोलना है ना, या धन बोलते हो आप लोग जो भी बोलते हो। फिर उसके बाद संधि विच्छेद करना है। हरित त वर्ग का त पहला अक्षर हरित प्लस हरिकांता। फिर उसके बाद कहीं पर भी फिर नीचे सरितः तत् मध्यगः। यहाँ म इधर नहीं लाना है, न का तत्, न जो है आधा उसका त हो जाएगा, हलंत वाला त हो जाएगा। सरितः प्लस तत् प्लस मध्यगः। मध्यगः नदियों के लिए आया है, मध्य में बहती हैं। मध्यगा मध्य से गुजरती हैं, मध्य में जाती हैं। तो चूंकि नदियां हैं, माने गमन करना, लेकिन यहाँ पर नदी है तो क्या कह दिया जाएगा? मध्य में बहती हैं। अब देखिए हिंदी क्या लिख रहे हैं। ये तत आएगा, तन आएगा दीदी? संधि विच्छेद करेंगे तो तत् हो जाएगा। तत, अच्छा ठीक है। तत् प्लस मध्यगः हो जाएगा। ये नदियां हैं, तालाब नहीं। ये नदियां अंतराल से हैं या पास पास, इस बात का खुलासा करने के लिए सूत्र में तन मध्यगः पद दिया है। इसका यह भाव है कि उन क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में से होकर वे नदियां बही हैं। एक स्थान में सबका प्रसंग प्राप्त होता है, अतः इसका निराकरण करके दिशा विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यहाँ क्या कह दिए कि भरत आदि क्षेत्रों में ये नदियां बहती है, तो इससे ये नहीं समझ में आया कि ये नदियां कहाँ बहती है, कि कौन सी भरत में बहती है या कोई भी उसमें भोग भूमि में भी बहती है क्या, अथवा कहाँ बहती है। तो इस चीज को निराकरण करने के लिए कि किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, आचार्य कह रहे हम एक सूत्र और आपको दे रहे हैं। द्वयोर पूर्वा पूर्वगः, जो र के ऊपर रेफ है, वह के ऊपर रेफ है, वह यो के बगल में आएगा। द्वयोः पूर्वः पूर्वगः। द्वयोर समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आवाज वैसे हो गई है। द्वयोर द व संयुक्त है, यो और र बोलना है उसके बाद। द्वयोर द्वयोः, दोबारा में द्वयोः में विसर्ग बोलना है तो पहले वाला भी विसर्ग ही, परंतु संधि होके विसर्ग का र बन के ऊपर आ गया है। वास्तव में शब्द क्या है? द्वयोः शब्द यही है, द्वयोः, परंतु पहले वाला विसर्ग यहाँ पर संधि कर दी गई। संधि करने से पहले वाला विसर्ग रेप होकर के ऊपर में आ गया। अब यहाँ पर एक शंका मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग की जो पंच परावर्तन छपने जा रही है उसमें इसी तरह का आपको याद है क्या किरण भाभी में शब्द अंतर्ध्वनि। पूरा सब चीज होने के बाद में 10 बार हार्ड कॉपी चेक हुई होगी विनोद भाई साहब का, एक ही खबर कि एक शब्द नहीं गलत होना चाहिए। जितनी बार चेक कर गलती निकलती जा रही है। अंतर्ध्वनि आया, फिर भाई साहब का फिर मेल आया कि ये जो र है ये ध के ऊपर होना चाहिए, न कि वह के ऊपर होना चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए इसको तो आप भी ठीक करो। तो फिर मैंने लिख के भेजा कि नहीं भाई साहब ठीक है, वह के ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
जैसे यहाँ पर देखिए, हमेशा के लिए हर शास्त्र पढ़ने के लिए आपको काम आएगा। तत्वार सूत्र अगर बढ़िया से सीख लेंगे तो शायद ही फिर कोई संस्कृत पढ़ने में आप लोग को, वो अलग बात है कि हम बहुत बड़े बड़े पद को पढ़ने में हमें परेशानी होगी, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। क्योंकि द तो बेचारा अपने ही आधा है, उसके पास तो अपने ही कोई धन नहीं है भैया, अब र को कहाँ संभालेगा। मैं आपको ये चीज थोड़ा सा जोक टाइप से इसलिए बताना चाहती हूँ कि याद रह जाए। हम लोग को ऐसे जोक टाइप से नहीं बताया गया था। मैं ललिता जी कि जब इसके पास में खुद ही पूरा शब्द नहीं है तो राय को ये कैसे लेगा अपने पास में। तो वही अंतर्ध्वनि में भी वही था अभी, त के बाद र था, फिर आधा ध था और फिर व था। तो वो भाई साहब का कहना था कि रेफ ध पर होना चाहिए, व पर नहीं। नहीं ये वो अभी जो द आधा है तो ये र को कैसे संभालेगा, इसलिए वही तो वही नहीं आ गया वो र। हाँ बिल्कुल भाभी, वही बात अंतर्ध्वनि में हो रही थी। तब वही चीज यहाँ आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, द पर देना चाहिए रेफ। जब यो के बाद आ रहा है वो तो द पर देना चाहिए। अरे भैया द कहता मैं तो खुद ही लाचार हूँ, बिना स्वर का हूँ। एक तुमको और ला करके, एक आदमी की सोने का बेड बना रहे, उसमें दो पहले से सो रहे, एक तीसरा और आके सोना चाहे। आप अपने ही पास, इसके पास तो कुछ सबकी संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश मजबूत नहीं हो सकती, एक तो कहीं कमजोर होती है, इसलिए गलत नहीं हो जाए, इसलिए बार इसमें क्या हो रहा है, हमको ये नॉलेज नहीं होता है। तो इस र का उच्चारण क्या करते हैं हम, बाद वाले द के बगल में कर देते हैं। यहाँ ये गलती हो जाती है, हमको नॉलेज नहीं होता है। और फिर हम क्या करते हैं, इस र का उच्चारण कहाँ कर देते हैं, जो बाद में एक द आया है वहां पर कर देते हैं। ये भी मैं तत्वार सूत्र में बहुत लोगों को देखी। जैसे इसी में था दूसरा अध्याय में, आप लोग को निबंधों में ललिता दीदी प्रणाम। निबंधों में नी के ऊपर रेफ है, उसको लोग निर्बंधो बोले जा रहे हैं। और सब पढ़ाया करके सब बोले हैं। वो अलग बात है कि सबका बहुत सही हो गया, किसी ने भी फिर खराब नहीं बोला, लेकिन पढ़ाया करके मोस्टली लोग उसको निर्बंधो बोले हैं। सुरतयोर ये नहीं लगा कि वो र है सो नी के पहले उच्चारण होगा, सुरतयोर होगा। ये नहीं कोई जान रहे थे, नहीं जानते, ग्रामर नहीं जो जानते, इसमें किसी का दोष नहीं है। ग्रामर महाराज जी तो सही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे में नॉलेज, जैसे हमारी आवाज आप लोग अभी नहीं समझ पा रही हैं, वैसे महाराज जी पढ़ाते हैं तो महाराज जी की आवाज हम लोग नहीं सुन पाते हैं ठीक से। इसमें महाराज जी की गलती नहीं हो सकती, हम लोग की गलती होती है ना। तो उसमें सब निर्बंधो बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे कि हमको ये नॉलेज ही नहीं है कि जो रेफ है उसका उच्चारण कहाँ होना चाहिए। रेफ का उच्चारण हमेशा पहले होना चाहिए, जिस अक्षर के ऊपर वो रहता है उसके पहले होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि व के ऊपर है तो व के पहले होना चाहिए। व के पहले तो खुद ही संयुक्त अक्षर, सॉरी व्यंजन अक्षर है, तो वहां पर कहाँ से होगा, तो उसके पहले होगा। तो ये हमेशा ये चीज, ये नियम ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है, द्वयोर द्वयोः पूर्वः पूर्वगः। समझ में आ रहा होगा मेरी आवाज, कोशिश मैं बहुत करती हूँ साफ बोलने की, लेकिन मेरा गला नहीं ठीक है। बहुत अच्छा एकदम अच्छा सा आया, आ गया पूरा। अब ये नीचे देखिए, इसकी ये टीका बहुत छोटी है, इसका संधि विच्छेद बता दे। द्वयो प्लस द्वयो है ना, द्वयो प्लस द्वयो। इस तरह का जो दो शब्द एक जगह आता है उसको क्या कहते हैं, किस अर्थ में आता है? विप्सा बोल रहे थे क्या? हाँ, विप्सा अर्थ में आता है। किसी चीज को अगर दोहराना, विप्सा मतलब दोहराना, अनुवृत्ति करना। मैंने उसमें अपने उसमें ग्रुप में मैंने भेज भी दिया था, पूरा विप्सा का पूरा मैंने व्याख्या भेजी है उसमें। तो विप्सा मतलब किसी भी चीज की आवृत्ति करना। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो शब्द दो बार दोहराया जा रहा है, तो ऐसी चीज को ग्रामर में कहा जाता है विप्सा अर्थ में। अभी संधि विच्छेद वापस बोलिए ना, द्वयो र का विसर्ग हो जाएगा य के बाद, द्वयो द्वयो। अच्छा ठीक है। हाँ, संस्कृत पढ़िए, 3-4 लाइन है, मैं सोचती हूँ मैं पढ़ लूं 4 है तो, लेकिन मेरा गला नहीं है क्या दीदी इसमें? दीदी इसमें विभक्ति वगैरह नहीं है? हाँ है ना, मैं पढ़ती हूँ आज। याद ही नहीं रहता पूछना। अच्छा पढ़ने दीजिए, फिर करते हैं विभक्ति। हाँ पढ़िए पहले द्वयोर्द्वयोः सरितोरेकैकं क्षेत्रं विषय इति
वाक्य शेषाभिसंबंधाद् एकत्र सर्वासां प्रसंग निवृत्ति कृता पूर्वः पूर्वगाः इति वचनं दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थं तत्र पूर्वायाः सरितस्थाः पूर्वगाः पूर्वजलधिं गच्छन्तीति पूर्वगाः किमपेक्षं पूर्वत्वं सूत्र निर्देशापेक्षं यद्देवं गंगा सिन्ध्वादयः सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम् नैष दोषः द्वयोर्द्वयोरित्यभिसंबन्धात् द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगा इति वेदितव्याः। बहुत सुंदर। अब चलिए पहले हम लोग 20वें सूत्र का थोड़ा सा देख लेते हैं विभक्ति वगैरह। गंगा सिंधु रोहि रोहितासा हरिधर कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदः। कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सा शब्द है? इसका पूछ रहे हैं रक्तोदा। हाँ पूरा वो मिलकर के रक्तोदा है ना। रक्तोदा एक वचन ही हुआ ना। नहीं भाभी, बहुत सारी नदियों के बाद दिया है ना, सारी नदियों का बहुवचन करके वहां दे दिया रक्तोदा। ऐसे तो नदी नाम तो अलग अलग हैं सब नदियों के, तो उसके बाद मिलाकर रक्तोदा मूल शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन। क्या नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन फलम फले फलाह, नहीं फलम फले फलाह, सॉरी पुल्लिंग फलानी है। तीसरा अध्याय आधा से ज्यादा हो गया, हम लोग को याद नहीं वो रामा प्रथमा बहुवचन बोलना चाह रही हूँ, नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन। हाँ कैसे? रक्तोदना नदी का नाम पुल्लिंग होगा ना, नपुंसक प्रथमा बहुवचन। नहीं, यहाँ पर नदी तो स्त्रीलिंग है ना, और रक्तोदा उसके हिसाब से रक्तोद होता वास्तव में, क्योंकि स्त्रीलिंग बना करके उसको भेजा गया है। तो रक्तोदा नदी शब्द दीर्घिकारांत शब्द भेजा हुआ है क्या? नदी शब्द से चलेगा भी नहीं है, रक्तोदा सही चलेगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे लता लता लते लता, आप लोग को भेजा हुआ शायद, मुझे जहां तक याद आता है। इसी तरह से रक्तोदा हुआ है। स्त्रीलिंग प्रथम लिंग स्त्रीलिंग है, वचन रक्तोदा है, सॉरी शब्द रक्तोदा है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। बहुवचन होगा लता। हाँ प्रथमा का ही आएगा ना बहुवचन, लता लते लता। हाँ प्रथमा का बहुवचन है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुवचन एक ही हो गया, मतलब दोनों का। इसमें नहीं, लता होगा ना, लता। हाँ लता तो आकारांत शब्द है और देव शब्द हाँ। आकारांत है, दोनों में शब्द में अंतर है ना। चलिए हाँ शब्द में अंतर है। हाँ लता में। अब यहाँ कह रहे हैं द्वयो द्वयो, तो ये कौन सा लिंग वचन है? द्वयो कहाँ आएगा? मूल शब्द द्वि आएगा ना दीदी, द्वि इकारांत आएगा, नदी की तरह चलना चाहिए। अष्टमी का द्विवचन। हाँ सप्तमी का द्विवचन है, बिल्कुल सही। दो नदियों में से पूर्वा पूर्वगा दो नदियां हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दो नदियों में से पूर्वा, पूर्वा माने पहली वाली, पहली वाली। जो पहली वाली क्यों बोलेंगे? खाली पूर्वा लिखा है तो पहली वाली क्यों बोलेंगे? पूर्व वाली सातों पूर्व की है, सात उधर की है ना पश्चिम की, तो पहली बोलती है। इस नहीं क्यों बोलेंगे? यहाँ पूर्वा से हम कैसे समझे? हम जान रहे हैं कि सात है, उसमें से पहली जान रहे हैं तो फट से बोलती है ना। यहाँ हम नहीं कुछ जान रहे हैं, यहाँ पूर्वा लिखा हुआ। पूर्वा क्या, कौन सा लिंग वचन है, कौन सा कारक है?
पूर्व तो पूर्वाहा पुल्लिंग हुआ। प्रथमा में बहुवचन होगा ना। मूल पूर्व शब्द हुआ, अकारांत शब्द पूर्वाहा। पूर्व से पूर्वा बनेगा ना, पूर्व से। तो पुल्लिंग शब्द है, पूर्व शब्द है, पूर्वा बहुवचन है। अब हाँ। कैसे समझे इसको? तो इन्होंने पूर्व का बहुवचन बना के दे दिया। अब पहली शब्द है, पहली शब्द का बहुवचन कभी बनेगा क्या? तो कभी जिसका बहुवचन बनेगा वो पहली रहेगी नहीं, पहली मतलब एक। तो इसलिए तो जब पूर्वा आया तो अब उसको कैसे तो लिख दिया गया पहली पहली, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन होके आया है इसलिए लिख दिया गया पहली पहली। अगर मान लीजिए केवल पूर्व रहता जैसे रामा देवा होता है, वैसे पूर्व रहता तो केवल पहली लिखाता। यहाँ पहली पहली क्यों लिखा गया? क्योंकि पूर्वा शब्द है इसलिए। दीदी सरिता है ना, सरिता, तो वो तो बहुवचन होना चाहिए, एक ही वचन है ना, सरिता। सरिता है, आपने संधि विच्छेद कराया, सरिता है तत् मध्यगा, तो सरिता क्या बहुवचन होना नहीं चाहिए क्या? एक ही वचन है क्या ये? सरित नहीं, सरिता, सरिता, सरिता शब्द किसके तरह चलेगा? सरिता, सरिता लता, लता की तरह, लता लता। हाँ लता होना चाहिए। सरिता यहाँ पर वही है, आकार का क्या तो लोप हुआ होगा। सरित शब्द तो होता नहीं है, सरिता ही शब्द होता है, तो क्या तो आकार का लोप हुआ होगा। संस्कृत में बहुत व्याकरण है भाई, संस्कृत में बहुत ही एक एक अक्षर में व्याकरण है। तो यहाँ पर सरित, सरित माने भी नदी होता है क्या? अगर सरित माने नदी होता है तब तो रामा रामो रामा, तब भी तो रामा ही होगा। सरित मतलब नदी नहीं होता, सरिता मतलब। हाँ क्या बोले? सरिता मतलब नदी होता है। वर्ड तो वैसे सरिता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। सरिता का बहुवचन तो है, तो नदियां ही निकलती है ना, तीन पद्मधरा से गंगा, वो 3 नदियां निकलती है। नदियां अर्थ वैसे तो बहुवचन ही आ रहा है, जो नदियां। बताते हैं ना कि विसर्ग का लोप होके आ बन जाता है, वही वाली बात हो गई इसमें भी। यहाँ तो विसर्ग है, सरितस है ना, सरिता तो सरिता हो गया ना, तो विसर्ग का लोप होके आओ। ये मध्यगा है जो है, ये तो बहुवचन हो जाएगा ना, तो सरिता को उसी कंटेस्ट में लिया गया है, और वहां उसको बहुवचन, जितनी डिफरेंट नदियां हैं वो सब बहुवचन में आ जाती है। मेरे हिसाब से इसमें ये व्याकरण लगा है इसमें। हाँ जो भी हो, कुछ ना कुछ तो है ही है। और सरिता के बाद विसर्ग लोप नहीं है, सरिता के बाद विसर्ग है, आधा स उस विसर्ग का ही बना है। चलिए क्या कर रहे हैं? ये ललिता की बात पूछी, जिसे देव का आकारांत पुल्लिंग बोलते हैं, आकारांत बोले, आकारांत के लिए कह रहे हैं। नहीं, हमने लता का लगाया ना, उसका मतलब ये क्या अभी क्या आपका ना हमेशा ही नेट बहुत कमजोर रहता है, आवाज ही नहीं आती आपकी पूरी समझ में, कट कट के ललिता आती जी है। एक बार पूर्वा का भी बताइए, उसका क्या हुआ? हाँ बता ही रहे ना, उसके बीच में तो ये सब चल गया। सरिता वाला सुनिए ललिता बाबू प्लीज। सरिता ये इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो सरिता है प्लस तत् करेंगे या क्या करेंगे? संधि विच्छेद सरिता प्लस तत् प्लस मध्यगाह। हाँ ठीक। कड्डे पलका दाल पलका कना खाएड़ा ना इनको चूर चूर। सुमन म्यूट करो, सुमन सुमन। दो नदियों में से पूर्वा पहली पूर्वगा पूर्व समुद्र की ओर बहती है। समुद्र क्योंकि पीछे से जोड़ लिया गया है, इसमें समुद्र नहीं लिखा गया, इसमें तो इतना ही लिखा गया है कि दो नदियों में से पहली पूर्व की ओर गमन करती है, पूर्व की ओर बहती है। क्योंकि नदी के लिए गमन नहीं करके बहती शब्द ज्यादा अच्छा है। पूर्व की ओर बहती है। इस सूत्र में दो नदियां एक एक क्षेत्र में है। इस प्रकार का वाक्य विशेष का संबंध कर लेने से एक क्षेत्र में सब नदियों के प्रसंग होने का निराकरण हो जाता है। इस सूत्र में क्या कह दिया गया कि दो नदी में से पूर्वा पहली नदी पूर्व समुद्र की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। तो इससे अपने आप ही समझ में आ गया कि हर एक क्षेत्र में दो नदी है
और उसमें से पहली नदी तो पूर्व की ओर जाती है और अपने आप अर्थापत्ति न्याय से निकल गया कि जो दूसरी नदी है वो पश्चिम समुद्र की ओर जाती है, ये स्वयं ही निकल गया। यहाँ कह रहे हैं वाक्य विशेष का समय एक क्षेत्र में सब नदियों के प्रसंग होने का निराकरण हो जाता है। पूर्वा पूर्वगा यह वचन दिशा विशेष को ज्ञान कराने के लिए है। इसे क्या पूर्वा पूर्वगा कहते हैं, किस लिए दिया गया है? दिशा विशेष का ज्ञान कराने के लिए कि किस दिशा की ओर बहती है। इन नदियों में जो प्रथम नदियां हैं वे पूर्व समुद्र में जाकर मिली हैं। सूत्र में जो पूर्वगा पद है उसका अर्थ पूर्व समुद्र की ओर जाती है। यह है शंका पूर्वत्व किस अपेक्षा से है? समाधान सूत्र में किए गए निर्देश की अपेक्षा। शंका यदि ऐसा है तो गंगा सिंधु आदि 7 नदियां पूर्व समुद्र को जाने वाली प्राप्त होती है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि पहली पहली नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद हरिकांता, ये इतनी हरिद केवल हरिद वहां तक की नदी पूर्व में जाती है। बाकी जो बच गई हरिकांता नरकांता स्वर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा ये पश्चिम की ओर बहती है। आपकी बात से तो ऐसा निकल रहा है, ऐसा ये यहाँ पर शंका कर रहे हैं। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि दोयो दोयो इन पदों का संबंध है। तात्पर्य यह है कि दो दो नदियों में से प्रथम प्रथम, नहीं तो हम द्वितीय क्यों लिखते? हम तो पहले ही लिख दिए कि दो दो नदियों में से जो पहली नदी है वो पूर्व की ओर जाती है, ऐसा हमने कहा है। नदियों में से प्रथम प्रथम नदी बहकर पूर्व समुद्र में मिली है, ऐसा यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। अब इतर नदियों के दिशा विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इतरासाम दिग विभाग प्रतिपत्त्यर्थमाह शेषास्त्व परगः। दीदी यहाँ पे जो पूर्वा है, पूर्वा से तो एक ही नदी निकलेगा ना, कि पहली पहली 2 बार क्यों बोल रहे हैं? दूसरा पूर्व का तो पूर्व दिशा हो गया। आप उठ के चले गए थे क्या? नहीं वो विप्सा वाला तो आप बोले थे, तो वो तो द्वयोर द्वयो में निकला ना। नहीं, विप्सा की बात नहीं बोल रही, पूर्वा पर तो मैंने पूरा समझाया है। उस पर पूछा भी गया कौन सा शब्द लिंग है, क्यों है, क्योंकि पहली में बहुवचन होना नहीं चाहिए। पूर्व माने पहली अगर करते हैं तो पहली कोई भी वस्तु 2 होने से वचन बदलना चाहिए, पहली होने से वचन क्यों बदल गया, बहुवचन क्यों हो गया, सारा चीज तो अभी समझाए मंजू जी कि पूर्वा शब्द में पूर्व शब्द को बहुवचन क्यों लिखा है। नेट का वो आवाज कम आ रही थी तो हाँ वही कहते कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैंने पूरा समझाया है। पूर्वा यहाँ पर बहुवचन होकर आया है। पहली एक पूर्व, पूर्व माने पहली, तो पहली नदी के लिए पूर्वा थोड़ी आता, पूर्व आता है ना। राम है ना, एक आकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो पूर्व आता राम देव जैसे होता है। तो चूंकि पहली का तो कोई बहुवचन होना ही नहीं चाहिए। पहली मतलब एक बहुवचन थोड़ी होता है, एक तो एक ही होता है। एक को भी इन्होंने बहुवचन करके लिख दिया, पूर्व को भी इन्होंने पूर्वा करके, क्योंकि पहली पहली इससे ये अर्थ निकल गया पूर्वा शब्द से, क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन होके आया है इसलिए। हाँ ठीक है दीदी। हाँ शेषास्त्व परगः, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा। शेषः तु परगः, नहीं बीच में बोलेंगे तभी समझ में आएगा। मेरे को बहुत बोलना पड़ जाता है बिना मतलब का। मैं सुबह की क्लास में भी कहती हूँ, भाई केसी भाई साहब की क्लास में भी कहती हूँ, कम से कम मैं बोलूं उतनी देर थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए थोड़ा सा। मैं नहीं, फिर मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी। मेरे बहुत थक रही हूँ। शशि जैन फोन बंद कीजिए ना, आपका म्यूट कर दीजिए। 3 घंटा मेरी क्लास चल रही है, मैं एकदम थक रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं संभाल ही नहीं पा रही। जब से कर्मकांड जी में बोलना चालू कर दी तब से तो और थकने लगी। और फिर लोग खोले रहते हैं, आधे लोग सुनते हैं, आधे लोगों का नेट भाग जाता है, आधे लोग उठ के चले जाते हैं, फिर पूछते हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज से मैं कुछ आप लोग से सबसे विनय पूर्वक प्रार्थना करती हूँ, थोड़ा आप लोग सीरियस हो जाइए, मैं थकने लगी अब। शेषः तु, शेषः पलस्तु पलस अपरगः, शेषः तु पलस अपरगः। शेषा माने शेष, तू माने तो, अपरगा माने पश्चिम। शेषः पलस्तु पलस अपरगः, शेषा माने शेष नदियां, तू माने तो, और अथवा किंतु, तो किंतु है ना, किंतु अथवा तो। शेषः
तू अपरगा, किंतु शेष नदियां अपरगा पश्चिम समुद्र की ओर जाती हैं। गा माने बहती हैं, जाती हैं। अपर माने जहाँ पर माने पूर्व ऊपर आया पूर्वगा, तो अपर माने स्वतः ही पश्चिम हो गया, तो पश्चिम की ओर बहती हैं। शेषः प्लस तू प्लस अपरगा, शेष नदियां तो पश्चिम की ओर बहती है। तो शब्द थोड़ा अच्छा ललिता नहीं जी, लगा। वैसे तो हाँ? अपर का मतलब दूसरी तरफ हो गया ना, दूसरी ओर, तो अपने से पश्चिम हो गया। अपर मतलब वैसे वर्ड मीनिंग पश्चिम थोड़ी होता है अपर मतलब। तो इस चीज को तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि नहीं यहाँ वैसे पर नहीं पूछ रही, हाँ, मैं नहीं, नॉर्मली अपर पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं जो कर रही हूँ, अपर शब्द का मीनिंग इसके पहले जो शब्द आता है उसका जो मीनिंग होता है उसके अनुसार बदलता है। यहाँ पूर्व ऊपर पूर्व आया है, उसका उत्तर पूर्व मतलब पहला नहीं है, पूर्व मतलब यहाँ पर पूरब है। इसलिए यहाँ पर अपर का मतलब दूसरा या छोटा, यह है ना, बहुत सारा अर्थ निकलता। उत्कृष्ट का जघन्य, है ना, उत्कृष्ट स्थिति इतनी है, अपर स्थिति जघन्य स्थिति। तो ये जो अपर शब्द का शब्दार्थ है ये हमेशा एक दूसरे पर तालमेल बैठा के होता है। यहाँ पूर्व मतलब पूरब आया है, इसलिए अपर मतलब अपने आप ही पश्चिम हो गया। तो शेषः तू अपरगा, शेष नदियां तो, किंतु शेष नदियां पश्चिम की ओर बहती है। मैं पढ़ूं दीदी? जी एक बात पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जैसे इसमें ना दो आ गए ना, आधा स आ गया और आधा त आ गया। शेषास्त्वपरगा, तो इसमें आधा स और आधा त है, तो मतलब एक स इधर ले ऐसे करके करेंगे। आप बहुत कुछ सुन के मैं बहुत कुछ नहीं समझी, और कोई बहना समझी हो तो बता दीजिए कि ये क्या पूछना चाह रही हैं। इतना शायद कमजोर ये पूछ रही है दीदी कि आधा स है और आधा तय है, तो आधा स से तो शेषा का विसर्ग हो गया और तय को कैसे लेंगे? अरे ताके पहले बगल में वह है ना, तू का वह बन गया, तू का उकार का वह बना, अपरगा का अ उसमें मिल गया, पूरा वह बन गया। ये तो संधि विच्छेद अब तो आप लोग को आ जानी चाहिए ना, आप लोग तो ऐसे भी बहुत किए थे संधि, तो इसमें तो कोई अब शंका आप लोग को होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ज्यादा विस्तार किया नहीं। तू का उकार का वह बन गया, अपरगा का अ उसमें मिल गया, पूरा वह बन गया, शेषा त्वपरगा, शेषा त्वपरगा। दीदी मैं पढ़ूं? समझ में आया कि नहीं इसका संधि विच्छेद? हाँ समझ आ गया। आया दीदी। पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? द्वयोर्या अवशिष्टास्ता अपरगा प्रत्येतव्या, अपर समुद्रम गच्छन्तीत्यपरगा, तत्र पद्म हृदय प्रभवा पूर्व तोरण द्वार निर्गता गंगा, अपर तोरण द्वार निर्गता सिंधु, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रोहितास्या, महापद्म हृदय प्रभवा अवाच्य तोरण द्वार निर्गता रोहित, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता हरिकांता, तिकिच्छ हृदय प्रभवा दक्षिण तोरण द्वार निर्गता हरित, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता सीतोदा, केसरी हृदय प्रभवा अवाच्य तोरण द्वार निर्गता सीता, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता नरकांता, महापुंडरिक हृदय प्रभवा दक्षिण तोरण द्वार निर्गता नारी, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रूप्यकुला, पुंडरिक हृदय प्रभवा अवाच्य तोरण द्वार निर्गता सुवर्णकुला, पूर्व तोरण द्वार निर्गता रक्ता, प्रतीच्य तोरण द्वार निर्गता रक्तोदा, तासा परिवार प्रतिपादनार्थ माह है। इसका 20वां सूत्र का जो हिंदी लिखा है
उसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए। इन भरत आदि क्षेत्रों में से गंगा सिंधु रोहित में मेरे को लग रहा है कि यहाँ खाली कौमा है, हलंत नहीं दिया है मेरे को जितना दिख रहा है। नहीं है, हलंत नहीं है ना? हाँ, नहीं है, नहीं है हलंत। हाँ, तय हलंत में हलंत नहीं है। हाँ, उसमें त में हलंत लगा लीजिए, त में हलंत लगेगा। दो नदियों में जो शेष नदियां हैं वे बहकर पश्चिम समुद्र में मिली हैं। अब परगहा पद का अर्थ अपर समुद्र को जाती है, यह है। उनमें से पद्म तालाब से उत्पन्न हुई और पूर्व तोरण द्वार से निकली हुई गंगा नदी है। पश्चिम तोरण द्वार से निकली हुई सिंधु नदी है। समझ में आ रहा है क्या कि चित्र दिखाना होगा? तथा उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई रोहिताश्या है। महापद्म तालाब से निकली हुई और दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई रोहित नदी है। तथा उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई हरिकांता नदी है। तिंकिंच तालाब से उत्पन्न हुई और दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई हरित नदी है। और उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई सीतोदा नदी है। केसरी तालाब से उत्पन्न हुई और दक्षिण तोरण द्वार से सीतोदा निकली हुई सीता नदी है। तथा उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई नरकांता नदी है। महापुंडरिक तालाब से निकली हुई दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई नारी नदी है। तथा उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई रूप्यकुला नदी है। पुंडरिक तालाब से उत्पन्न हुई और दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई स्वर्णकुला नदी है। पूर्व तोरण द्वार से निकली हुई रक्ता नदी है। पश्चिम तोरण द्वार से निकली हुई रक्तोदा नदी है। यहाँ पर्वत तो 6 हैं। कितने पर्वत हैं? कुलाचल कितने हैं? 6 6 है कि 7 है? 6 पर्वत है दीदी और क्षेत्र 7 है। क्षेत्र 7 है, 7 है। पर्वत 6 है। पर्वत 6 है। पर्वत क्षेत्र 7। हाँ 6 पर्वत 7 क्षेत्र। हाँ 6 पर्वत 7 क्षेत्र और नदियां निकल रही है 14 है। तो पहले और अंतिम तालाब से 3-3 नदी निकलती है। या तो कि पहले पर्वत के तालाब से दूसरे अंतिम पहला पर्वत हिमवान और दूसरा शिखरनी पर्वत। इन पर जो तालाब हैं इनसे 3-3 नदियां निकलती, 6 हो गई। बीच में जो 4 कुलाचल हैं उनके ऊपर जो कुंड है उनसे 2-2 नदियां निकलती हैं। ललिता अभी तोरण द्वार का कैसे समझेंगे, थोड़ा उससे समझाएंगे क्या? नहीं रुक के खाए के लिए हम तो आप लोग से पूछे निकालिए। हाँ चित्र से थोड़ा तोरण द्वार का थोड़ा सा। ललिता जी मैंने चित्र भेजा है इसमें। आप जब वहाँ गई हैं क्या हीरा जी? जम्बू वहाँ गई, हस्तिनापुर गई हैं? हाँ बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी इन दिनों नहीं गई। जम्बू द्वीप का वहाँ पर जो माता जी रचना बना रखी है उसमें घूमी थी कि नहीं? नहीं अभी इन दिनों गई नहीं भाभी, उस समय तो बना नहीं था। जिस समय गए उस समय समझ में नहीं आया होगा। मैं भी शुरू गई थी तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने नक्शा खुद बनाई तब समझ में आने लगा। तो ना जहाँ से ये वाला ललिता जी मैंने जम्बू द्वीप का नक्शा बनाया मेरा वो भेजा है। वो आपका खुद का बनाया हुआ है क्या जीजी? हाँ मेरा बनाया हुआ है। बहुत अच्छा बनाया है। हाँ उसमें पूरा ललिता जी कल दिखाने के लिए बनाया हुआ था। मेरा भी है सरिता जी। आप भी भेज दो। हाँ कल भेज दूंगी। अब अभी तो ऐसे मैं जानती नहीं हूँ, देखते देखते भेजना। कल भेज दूंगी ग्रुप में। मैप से निकाल रहे हैं क्या?
दीदी का खुला है, म्यूट कर लें। कोई प्रवचन सुन रहे हैं आपका तो खुला म्यूट है, प्लीज बंद कर दीजिए पुष्पा म्यूट जी। करके प्रवचन सुनिए खूब आराम से। पुष्पा जी देखिए, आपका खुला हुआ है पुष्पा जी। ये मैं एरावत क्षेत्र, नीचे भरत क्षेत्र है, एरावत क्षेत्र का दिखा रहे हैं, वैसे ही भरत होगा। ये आखिरी है, मुखमी पर्वत है ये, ठीक है। ये पीला वाला, जैसे हिमवान पर्वत पीला वाला था, ये आखिरी पर्वत भी पीला वाला है। इसमें ये बीचों बीच तालाब है, ठीक है। इसमें देखिए 3 नदियां निकल रही है, एक तो इधर पूरब की ओर बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है, एक इधर पूरब की ओर बह रही है, एक नदी इधर पूरब की ओर बह रही है। इसमें से 3 नदियां निकली है। उसी तरह से नीचे भी, तो ये जो नदियां जहां से निकलती है ना, यहाँ नदियां निकल रही है, ये नदियां का जल निकल करके इधर इस पर होते हुए गिरता है। यहाँ पर जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा का अभिषेक करते हुए वो आगे जाती है। यही कारण है कि इन नदियों का जल, और लोग तो वैसे इसको नदी पूज्य मान के पूजते हैं, और हम लोगों के लिए ये तीर्थंकर का अभिषेक का जल है। तीर्थंकर की प्रतिमा का अभिषेक करते हुए यहाँ पर वही दिखाया गया है। एक कुंड बना, यहाँ पर भगवान की प्रतिमा होती है, ये यहाँ से निकलती, सबकी इसकी दूरी वगैरह सब इसमें लिखी हुई है सारी चीज। इससे निकलती हुई इसका अभिषेक करती हुई समुद्र में चली जाती है। तो ये जहाँ निकलती है ना, जहाँ से निकलती, यहाँ पर तोरण द्वार बना रहता है नदियों की शोभा बढ़ाने के लिए। ये सब अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, स्वतः बना ही रहता है। तो नदी के निकलने वाले द्वार को तोरण द्वार कहते हैं। जैसे कोई अपने यहाँ आता है तो हम लोग गेट सजाते हैं, कहते हैं भाई तोरण से गेट सजाए, तो वही चीज है यहाँ पर। नदी के निकलने के द्वार को यहाँ पर द्वार कहते हैं, और वो अकृत्रिम रूप से ही बहुत सजा हुआ है। जैसे क्या उसको कहते हैं, ऊपर बनी रहती है ना, जैसे सीमेंटेड झालर टाइप की नहीं बनी रहती है क्या, खूब झालर टाइप की। देखते कितनी जगह, मेरा या ही रहा ना, मैं बताई जा, ऊपर ऐसे झालर टाइप की बनी रहती है, दिलवाड़ा मंदिर वगैरह में देखोगे या कहीं भी रहती है ना, पर नक्काशी करी हुई ऐसे बनी रहती है, तो उसी को, उसको तोरण द्वारी कहते हैं। उस तरह से निकासी का जो दरवाजा बना रहता है उसको तोरण द्वार कहते हैं, उस निकासी को तोरण कहते हैं। और द्वार तो निकलने की जगह वो द्वार कहते हैं। ठीक। बाहुबली भगवान की है ना तोरण द्वार, जैसे पहले गेट आता है ना, शायद वही इसी तरह से। क्या चीज? बाहुबली भगवान के जैसे पहले आता है ना तोरण द्वार, वैसे। हाँ, जैसे बाहुबली भगवान में जाते तो पहले तोरण द्वार आता। हाँ, तो जो ऊपर देखिए ना, उसका मेरे को प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा है। तोरण द्वार तो पूरे द्वार को कहते हैं ना, वो जो ऊपर बनता है उसका खास नाम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो वो जो ऐसे कमान दीदी, कमान बोलते क्या? कमान? नहीं, बहुत सुंदर नाम। बंदलवार तो ऐसे बांधते हैं, उसको कहते हैं शिखर। याद आएगा तो बता दूं। तो वो जो नक्काशी करते हुए ऐसे जो बना रहता है ऊपर, उसको तोरण कहते हैं। कंगूरा तो नहीं कहते? ज्यादातर मंदिरों में बना रहता है ना, जैसे पद्म प्रभु जी में बना हुआ है। कंगूरा तो जो किनारी पर, छत की किनारी पर नुकीली चीज बनी रहती है, उसको कंगूरा कहते हैं। उसको कंगूरा तो कहते हैं। दीदी गोपुर कहते हैं क्या? गोपुर ना, गोपुर तो वो उसको कहते हैं जहाँ पर वो पास करते हैं, गोपुर द्वारों में। उसका और किसी का नाम, उसको गोपुर नहीं देते। बहुत अच्छा नाम है उसका, बहुत ही सुंदर नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। चलिए आगे चलते हैं। तो तोरण द्वार का मतलब गंगा के निकलने के द्वार पर एक जो, ऐसे मुंह पर आ रहा, शब्द नहीं आ रहा, जो बना रहता उसको यहाँ पर तोरण कहा गया है। तो हम लोग इसको जान ले कि पूरब, ये दक्षिण और उत्तर की तरफ में जो पर्वत है, सबसे पहला और लास्ट पर्वत, उससे 3 नदियां निकली है, और बीच के 4 कुलाचल से 4 नदियां निकली हैं। तो क्या समय हो गया है, उच्चारण करेंगे लोग। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी कि जो अपन ने क्रोश पढ़ा था ना, वो कोष के लिए ही है, क्रोश ही बोलते हैं संस्कृत में ना। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो कोश मिला है, मैंने उसकी संस्कृत। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पूज्यपाद स्वामी का है ना इष्टोपदेश, उसमें चौथी गाथा में आया है, यत्र भावा शिवम दत्ते जो की दूरवर्तिनी
यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम स सीदति। क्रोशार्धे शब्द आया, आधा कोस। हाँ, मैंने इसका संस्कृत का शब्द रूप निकाला है। मैं कोई भी काम थोड़ा कच्चा कम करती हूँ, शब्द रूप निकाला है और शब्द रूप कोश से ही है, इसीलिए मैं अच्छा, कहती हूँ अच्छा। कोश है ना। अब नहीं रह गया नहीं, कि मुझे मिला पूज्यपाद कि नहीं? स्वामी के इसमें दिखा ना, मुझे मिला कि इष्टोपदेश में नहीं? दिखा, इसलिए हाँ, बताया, पूछा नहीं। मैंने आपसे। मैंने कोश का संस्कृत शब्द निकाला, फिर विश्वास नहीं हुआ तो फिर मैंने उसका शब्द रूप निकाला कि शायद शब्द रूप से कुछ क्लियर हो जाए, तो सभी जगह कोश ही लिखा हुआ था। और कोश में भी तालव्य विषय नहीं था, दंत स था। ये दंत स तो कहते हैं, दंत स था। अपने हिंदी में तो तालव्य विषय शायद लगाते हैं ना कोश में, और वो वहाँ पर लगाते समय का कोस बोलते हैं, कोस। हिंदी में क्या? मराठी में तो बोलते हिंदी में तो हिंदी का समय, दिमाग। नहीं हिंदी में भी समय स वाला। हाँ, स सरिता लगाते हैं। स होता है। समय वाला सा क्या? अच्छा, हाँ, तो वहाँ उसमें संस्कृत में भी समय वाला सा था, तो इसलिए उसमें तो यही निकला। और फिर हो सकता है भाषा बहुत बदलती जाती, हो सकता पहले क्रोश होता हो, बाद में हो गया हो। वो उसके गाथा में दिख गया ना, इसलिए मुझे याद आ गया। प्रणाम दीदी। उच्चारण करें, उच्चारण का संभालिए आप लोग, किसको आज करना है स्टूडेंट ग्रुप के हिसाब से, या फिर बाकी है क्या? अभी इसमें मुझे ये भी नहीं ध्यान में है। जेटी भाई साहब आए हैं तो करें। जेटी भाई साहब आए हैं क्या? प्रणाम करती हूँ ललिता जी, मैं थोड़ी देर उसको मैं ज्वाइन आया हूँ, करूंगी। लेकिन मैं क्लास में हूँ, लेकिन मैं बाहर का हूँ, मेरे पास शास्त्र नहीं है, इसके लिए मैं उच्चारण नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आज किसको करना भाई बताइए, उसमें ग्रुप के हिसाब से। मेरा नंबर है, जय श्री श्राफ के बाद में मेरा नंबर है पिताजी। जय श्री श्राफ है क्या क्लास में? जय श्री श्राफ, फिर मेरा नाम है। नहीं है लगता, कर दीजिए, समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, प्रणाम ललिता जी। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रस्य जीवस्य सतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस चतुस त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुस चतुस त्रय कै 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 षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावराः पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विइन्द्रियादयस् त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मैकैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रिन्वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्रास चेक्षस तद्योनयः जरायु जांडस पोतानाम गर्भः देव नारकाणाम मुपादः शेषाणाम समूर्छनम औदारिक वेक्रियकहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्यै गुणम प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि
युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकम व्यक्रियकम लप्ति प्रत्ययम च तेजस्मपि तेजस तेजस नहीं तेजस तेजस मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चहारकम प्रमत्त संयत शेव प्रमत्त संयत शेव नारक समुचनो नपुंसकानि न देवाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्यै वर्षायुषो न पर्वत्यायुषः इति तत्वार्थ दिग्मे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोध्याय। नमो नमः। आपका 49 और 50 थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ऑडियो कौन सा? 49 और 50। चलिए अब किसको करना है? ललिता जी चरण स्पर्श मेरे को एक शास्त्र मिल गया है, मैं उसमें से पढ़ता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब श्लोक एक के बाद एक है। ठीक है आप करिए। पहला अध्याय किसको पढ़ना है आज? किनको पढ़ना है पहला अध्याय? वो जेठी जी है। कोई है क्या? इसकी सबका हो गया पहला अध्याय? बिल्कुल कई लोग बोल रहे थे, अब लगता है सब छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग चले गए। थोड़ा पेशेंस नहीं है कि हम किसी का सुने भी, कोई मेरा सुने, हम किसी का नहीं सुने। मैं करके देखूं भाभी, मैं करूं? नहीं, दूसरा अध्याय तो नहीं कराएंगे, दूसरा अध्याय तो जेठी भाई साहब करेंगे। पहला अध्याय किसी का नहीं हुआ है तो वो कर सकते हैं। कल तो कई लोग बोल रहे थे मेरा बाकी है, मेरा बाकी है, मेरा बाकी है। चलिए अब हम कल से पहला अध्याय नहीं कराएंगे। कोई भी बीच में बोलेगा कि मेरा तो बाकी रह गया, उनका बाकी रह गया। सबको जाने की हड़बड़ इतनी हो जाती है। जेठी भाई साहब कर रहे हैं तो नहीं तो दूसरा फिर मेरा नंबर है दूसरे का। मैं कर रहा हूँ। हाँ करिए। औपशमिक क्षायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध यश चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शनात् ज्ञाना संयता सिद्धलेशाश् चतुष्त्रिकैक षड्भेदाः जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेदाः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्काः मनस्काः संसारिण स्त्रस्थावरः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतेः स्थावरः इंद्रियास्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निरुत्तिप्यकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रस। 12वां सूत्र फिर से बोलिए तो, मेरा म्यूट था, आपको सुना नहीं। अच्छा इसमें एक इसमें मतलब प्रश्नोत्तरी है, इसके लिए एक सूत्र में 4 शब्द। तब तो बहुत दिक्कत हो रही होगी आपको। 12वां सूत्र संसारिण त्रस स्थावरः। अब ठीक है, आप पहले संसारी ना बोले थे, फिर उसके बाद और भी संसारी पता नहीं क्या बोले, दोनों बार आप गलत बोले थे, अभी तो ठीक है। चलिए निरुत्तिपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि सज्ञिनः समनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य एक समय विग्रह एकम
दो त्रिन वानाहरकः गर्भ सम्मूर्छन गर्भोपपादः जन्म जन्म सम्मूर्छन गर्भोपपाद जन्म सचित शित सवृत्ता सेतरा मिश्राश चैकशस्त द्योनयः जरायुंड जरायुजांडज होतानां गर्भ देवनारकाणाम् उपपादः शेषानां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्य निरुपभोग मन्त्यं गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभम विशुद्ध मव्याघाति चहारकं प्रमत्त संयत्तस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पर्वतायुषः इति। चलिए क्लास समाप्त करते हैं। विजया जी, ललिता जी 49 में एक मिनट, सरिता जी एक मिनट। विजया है क्या? हाँ, तो इष्टोपदेश में आया है, मैंने अभी फिर खोजा है ना, तो क्रॉस बोल करके कोई शब्द निकल ही नहीं रहा है। मतलब गूगल में कोई शब्द नहीं, आक्रोश ले दिया, क्रोश, जब उसको क्रोश लिखे तो आक्रोश लिखा रहा है, क्रोश शब्द नहीं दिखा रहा। फिर वापस मैंने शब्द रूप खोला, हिंदी का खोला, संस्कृत का खोला, दोनों में कोश है ना। अब यहाँ पर जो इष्टोपदेश में आप कह रहे हैं, बिल्कुल इष्टोपदेश में क्रोश शब्द आया है, उसका आधा कोश ले जाता है ऐसे करके जिसका है, वहां पर है। अब क्या इसके लिए हम लोग क्या कहें, कुछ मतलब बहुत सारी चीजों को नहीं बतला पाते हैं कि क्या कारण है, उस वहां क्यों नहीं है, फिर गूगल में ऐसे क्यों नहीं दिखा रहा है शब्द, नहीं कुछ बोल पाते हैं। तो अपने को जहाँ क्रोश लिखा होगा वहाँ हम क्रोश पढ़ लेंगे, जहाँ कोश लिखा होगा वहाँ कोश पढ़ लेंगे। ऐसे वो तो मुझे दिख गया ना दीदी, मुझे समझ तो है ही नहीं, दिख गया तो मैंने आपको बताया। मुझे मैं वही बता रही हूँ, अपने लोग के लिए बता रही हूँ कि अपने को जब जहाँ हमारी बुद्धि नहीं चलती तो जहाँ जो लिखा रहे फिर वही पढ़ने में आराम है, कम से कम हम लोग को दोष नहीं लगेगा। हम ये कहेंगे भाई आचार्यों ने लिखा है, जहाँ हम लोग को नहीं समझ में आए वहाँ हम लोग अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाएंगे, जो लिखा रहेगा वही पढ़ लेंगे। हाँ बोलिए सरिता जी, चेन्नई सरिता। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी 49 में प्रमत्त संयत, ये वो बोलेगा ये गलत बोले थे वो शुरू, कौन बोले थे सबसे शुरू में? प्रमत्त संयत सही सुमन दीदी बोली थी, सुमन दीदी जयपुर। ठीक है दीदी, हाँ तो गलत बोली थी। हाँ वो आप बोलिए तो ललिता जी एक बार। प्रमत्त शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम ब्रह्म संयतस्यैव, एक साथ बोलना पूरा वर्ड है ना, ब्रह्म संयतस्यैव, प्रमत्त संयतस्यैव, प्रमत्त संयतस्यैव, तस्यैव प्रमत्त संयतस्यैव, ललिता जी तस्यैव नहीं तस्यैव, हाँ ऐब होगा, तस्यैव तस्यैव, और कहाँ गलती थी, और तो नहीं थी क्या? प्रमत्त संयतस्यैव, हाँ ठीक है, विसर्ग का उच्चारण भी अच्छा ही था, ठीक है। दीदी मैं पहले अध्याय पढ़ूं? हाँ पहले अध्याय पढ़ूं दीदी मैं? कौन बोल रहे हैं? उज्ज्वला जैन। मैंने पहले परसों भी बोले थे जीजी, परसों भी बोली थी, फिर हाँ तो बोली थी तो दीदी तो कितना पुकारी है, जब जेठी भाई साहब निकाल रहे थे तब। ऐसे थोड़ी होता कि आप लोग मन होता तो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, मतलब मेरा भी तो सोचिए थोड़ा सा, एकदम मैं थक रही हूँ, बताइए। करिए, पढ़िए उज्ज्वला जी पढ़िए, मैं कितना पुकारी हूँ। एक बात पूछे आंटी, एक बात पूछना था आंटी, एक शब्द पूछना था आंटी। देखिए ना, सब जगह कंफ्यूजन ये होता है, पहला अध्याय का जो 26 नंबर सूत्र है उसमें दरवेश व सर्व पढ़ना है कि दरवेश व सर्व पढ़ना है? इसका हमने कितना बढ़िया से समझाया है बेटी, बहुत समझाया, सब तरह से समझाया है कि कैसे दरवेश पढ़ने से क्या होगा, दरवेश को पढ़ने से क्या होगा, क्यों पढ़ना चाहिए, किधर पढ़ना चाहिए,
मतलब मेरे जैसा तो बता, मैं इस चीज को तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि जितना मैं एक एक अक्षर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इस चीज को तो मान के चलूंगी। कोई ब्रह्मचारी भैया नहीं पढ़ाने वाले हैं, सही है। कोई भी। मुझे तो अभी तक नहीं मिले बहुत, क्योंकि मैंने भी बहुत क्लासें अटेंड की हैं, महाराज की भी, सबकी की है। मैंने इस पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। आंटी मेरी क्लास छूट गई होगी, मैं आंटी मेरा तो बेटा जो क्लास छूटती वो आप लोग को सुनना चाहिए ना। आंटी को ही बुलवाते रहोगे तो सारा बंद हो जाएगा, आप लोग का सारा बंद हो जाएगा। फिर ऑडियो वीडियो क्यों बन रहा है? जो क्लास आप लोग की छूटती है ऑडियो वीडियो से सुन लीजिए। मैंने बहुत, ये लोग सब पूछो जो बैठी हैं उनको कि कितना बढ़िया से मैंने समझाया, क्यों लेना चाहिए, इधर लेना चाहिए कि उधर लेना चाहिए, ये सारा कारण उसने मैंने बताया था। चलिए उज्ज्वला जी नाम है ना शायद, पढ़िए पहला अध्याय। प्रणाम दीदी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैच्छ मति श्रुतावधि मनः परेय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेतरानाम् अर्थस्य बहुविध क्षिप्रा निश्रिता, बहुविध क्षिप्रा निश्रिता, निश्रिता एक क्षिप्राणि नहीं, बहुविध क्षिप्राणि श्रुता नुक्त ध्रुवानां सेतरानाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं ध्वनेक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो वतिर्देव नारकानां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः परेयः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परेयोः मति श्रुतयोर्नि बंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्व वदेः तदनंत भागे मनः परेयस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाजानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषात् दृक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। फिर से बोलिए, नैगम फिर से बोलिए। 32 सूत्र। मति श्रुता वधयो विपर्ययश्च। 32 बोलिए। सदसतोर विशेषात् दृक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। एक मिनट आप उच्चारण हो रहा था तब थे कि नहीं आप उज्ज्वला जी? क्या दीदी? जब सब लोग उच्चारण कर रहे थे तब आप थे कि नहीं? हाँ, इसका तो बहुत बढ़िया से समझाया गया था ना, मीनिंग के हिसाब से भी समझाया गया था। स दसतो र विशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्। स दसतो र विशेषाद दृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्। श दसतो र विशेषाद्य
दृच्छोपलब्धे मतवत। बोलिए, फिर से बोलिए। दत्तो र विशेषाद यद दृच्छोपलब्धे रुन्मत्वत। हाँ, एक बार फिर बोलिए। सदतो र विशेषाद सदसतो र विशेष सदसतो र विशेषाद यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्वत। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है ना। इसको ठीक कर लीजिएगा ना, क्योंकि मुंह पर पड़ा हुआ ना जल्दी ठीक नहीं होगा, और जो आप पढ़ते हैं वो बहुत बड़ा गलती है ना, उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है ना, उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ दीदी। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ वंभुता नयाः इति आप कहाँ के हो? मैं कोतली के हूँ दीदी। MP? नहीं, कर्नाटक। हाँ, क्योंकि आपके उच्चारण से पकड़ में आ गया कि आप कहीं और के हो, क्योंकि जो आपका लास्ट वाला अक्षर जो आप बोल रहे हो ना, उससे पकड़ में आ रहा था कि यार कि आप क्यों इस तरह से बोल रहे हो कि आप कहीं और के हैं, कर्नाटक के, इसीलिए। वैसे आपका सारा शुद्ध था, बहुत अच्छा बोला आपने। बस एक ये 32 वाला सूत्र थोड़ा सा गलत था आपका, बाकी आपने सब, और बाकी जो थोड़ा सा हम लोग को अलग उच्चारण लग रहा है वो कर्नाटक में होने से लग रहा है। चलिए ठीक है। कल जिनका हो 2 अध्याय का वो अपना आ जाएंगे। नाम स्टूडेंट ग्रुप में सब आया हुआ है, अपने अपने नाम से सबको आते चले जाएंगे बिना समय बर्बाद किए। चलिए जिनवारी स्तुति करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वतीं केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। और कोई बोलिए तो दूसरा वाला श्लोक, बोधि समाधि वाला, और कोई भी बोलिए तो। बोलो क्या?